नमस्कार। आज मैं हेल्थ टॉक विद इंदिरा में एक नई वीडियो के साथ में आई हूँ। इससे पहले मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग चाइल्ड हेल्थ, न्यूबॉर्न बेबी के बारे में बताया था और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी सिक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे केयर ऑफ सिक न्यूबॉर्न। क्या क्या सावधानियां हम बरत सकते हैं, क्या क्या परेशानियां न्यूबॉर्न बेबी को जब होती हैं तो उन्हें हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जॉन्डिस या पीलिया। जॉन्डिस जैसे हम सब जानते हैं कि शरीर में पीलापन होना, किसी भी तरह से येलोइश डिस्कलरेशन, मतलब मुंह में, चेहरे में, हाथों में, पैरों में, आंखों में, नाक में अगर किसी तरह का पीलापन दिखाई दे रहा है तो वो जॉन्डिस के लक्षण होते हैं। डिहाइड्रेशन, जॉन्डिस में डिहाइड्रेशन होता है, मतलब कि पेशाब कम होता है, नैपिस कम गीली होती हैं, बच्चा ठीक से दूध नहीं पी पाता है और कभी कभी बुखार होता है, वो बहुत कम होता है। तो अगर बच्चे को जॉन्डिस है तो हमें खासकर उसकी फीडिंग का ध्यान रखना होता है। अगर 2-2 घंटे में बच्चे को दूध पिला रहे थे तो अब 1-1 घंटे में या उससे भी जल्दी अगर हो सके तो बच्चे को दूध पिलाना है। जितना अधिक बच्चा दूध पिएगा उसको कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, जितना अच्छे से वो दूध पी पाएगा उतना जल्दी वो बच्चा ठीक होगा। बच्चे को बार बार पॉटी आती है, सुसु आती है और उससे उसका जॉन्डिस ठीक होता है। लेकिन ये नॉर्मली अगर 24 घंटे के 48 घंटे के बाद में जॉन्डिस हुआ है तब। अगर उससे पहले जॉन्डिस हुआ है, पहले 24 घंटे में, तो वो खतरनाक होता है और उस समय हमें डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी होता है। और बात का भी अगर इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हाथों में, अगर सोल्स में, हाथों और पैरों में अगर जो पीलापन ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसे लेके जाना है और उसका इलाज कराने की ज़रूरत है। फीवर, वैसे तो न्यूबॉर्न बेबी को नॉर्मली बुखार आता नहीं है। अगर बच्चे को बुखार है तो इसका मतलब समझना चाहिए कि उसे किसी न किसी तरह का इन्फेक्शन है। बुखार में बच्चे का बिहेवियर चेंज हो जाता है, बच्चा लगातार रोता है या तो बच्चा सिर्फ सोता रहता है, उसकी फीडिंग भी कम हो जाती है और बच्चे को डिहाइड्रेशन, ये लक्षण तो बड़ों के भी होते हैं तो सेम लक्षण बच्चों में होते हैं। तो अगर बुखार है सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना है कि उसे किसी भी तरह का डिहाइड्रेशन ना हो। बच्चे को अच्छे से हाइड्रेट करें तो बच्चे का हाइड्रेशन, बच्चे की माँ का दूध, उसको अच्छी तरह से दूध पिलाना है और ये देखना है कि उसके शरीर में कहीं कोई किसी तरह के इन्फेक्शन के निशान तो नहीं है। ज़्यादातर जो है वो कॉर्ड से इन्फेक्शन हो सकता है या शरीर में कहीं कोई दाना या घाव है तो उसका इन्फेक्शन हो सकता है। मेन कारण तो यही होता है। या फिर अगर बच्चे ने किसी वजह से एस्पिरेट कर दिया हो, दूध उसके गले में लग गया हो तो उसके बाद एस्पिरेशन की वजह से भी बच्चे को फीवर हो सकता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और बुखार है, सबसे इम्पॉर्टेंट फीडिंग, उसको अच्छे से दूध पिलाएं, उसका देखें कि उसके पेशाब ठीक से हो रहे हैं, काफ़ी नैपीज उसकी गीली हो रही हैं, तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अब आते हैं कॉर्ड इन्फेक्शन। कॉर्ड इन्फेक्शन एक्चुअली ये छोटी मोटी बीमारी है नहीं, इसमें ये पहले अगर हमने अच्छे से कॉर्ड का ध्यान रखा तो ये इन्फेक्शन होगा ही नहीं। और अगर किसी भी वजह से, जैसे कई बार पिछले वीडियोस में मैंने अपना बताया था कि डायपर जो है कॉर्ड के ऊपर नहीं बांधना होता है, उसको नीचे बांधना होता है, और या फिर उसको किसी और वजह से उसको इन्फेक्शन है तो उसके क्या क्या लक्षण हैं। लाल हो जाता है कॉर्ड के पास, नाभि के पास, स्वेलिंग हो जाती है, किसी तरह का पस निकलता है या फिर ब्लीडिंग होती है और इसकी वजह से बच्चे को फीवर भी आता है। इनमें से अगर एक भी लक्षण दिखाई दे नाभि के आसपास, अगर रेडनेस हो रही है, पस हो रहा है, तो तुरंत इसका इलाज होना जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है डायपर रैश। डायपर रैश वैसे तो बहुत ही आम बात है, लगभग सभी, आप सभी जूझे होंगे या जिसके भी छोटे बच्चे होते हैं कभी ना कभी वो डायपर रैश की समस्या से जूझते हैं। ये क्यों हो जाता है? अगर वार्म और मॉइस्ट स्किन, मतलब थोड़ा सा गर्म और नमी वाली जगह हो जाती है जहाँ पे डायपर बंधा रहता है, चाहे तो पसीने की वजह से, सुसु पॉटी की वजह से वो जगह गीली रहती है तो वहाँ पर छोटे मोटे दाने हो जाते हैं। कभी कभी बहुत टाइट नैपी बांधी हुई है, कभी किसी वजह से सुसु पॉटी की वजह से उसमें इरिटेशन हो रही है स्किन में तो डायपर रैश होता है। कई बार जो है कोई नया प्रोडक्ट यूज़ किया है या फिर बच्चे की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो ये होने की चांसेस होते हैं। डायपर रैश मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं? स्किन को बिल्कुल ड्राई रखने की कोशिश करना है। डायपर्स जो है समय समय पर बदलना है। अगर कपड़े की नैपी है
तो उसे अच्छी तरह से धोना है और उसके धोते समय इस बात का खास ध्यान रखना है कि उसमें थोड़ा सा भी सर्फ या साबुन ना रह जाए। उसको साफ पानी से अच्छी तरह से धोना है और उसे धोते समय या बच्चे के भी शरीर में किसी तरह के एंटीसेप्टिक का प्रयोग ना करें अनलेस कि बताया गया हो। जैसे डिटॉल, सेवलॉन, लोगों की आम धारणा है कि हम बच्चे के कपड़ों को हम डिटॉल से धोएंगे, तो उसमें क्या होता है कि उसको हम धोते तो हैं लेकिन उसको फिर अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं। उस कपड़े को अगर डिटॉल में डिप किया गया है तो उसके बाद उसको साफ पानी से इतने अच्छे से धोना जरूरी होता है कि उसमें कोई भी उसका कण रह ना जाए और उसके बाद उसको अच्छी तरह से धूप में सुखाना जरूरी होता है। तो कोई भी कपड़े की नैपी है, कपड़े का इस्तेमाल किया है नैपी का, तो उसे अच्छी तरह से धोना है। किसी भी तरह के माइल्ड सोप का ही इस्तेमाल करना है, कोई बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाला साबुन नहीं यूज़ करना है। और एक खास बात कि बच्चे के डायपर के अंदर कभी भी पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है। नॉर्मली लोग उसमें पाउडर डाल देते हैं, ये सोचते हैं कि वहाँ पे ड्राई रहेगा, लेकिन वो क्या होता है कि पसीना आ जाता है, या तो पसीना आता है या सुसु के साथ मिक्स होके वहाँ पे रैशेस होने की ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और एक बड़ा नुकसान पाउडर का ये होता है कि हमें बच्चे के शरीर में पाउडर नहीं लगाना चाहिए। कई बार क्या बच्चा उसे इनहेल कर सकता है, मतलब उसको सांस में ले सकता है, उसके छोटे छोटे कण होते हैं पाउडर में, तो वो बच्चे के सांस में जा सकते हैं और उसकी वजह से बच्चे को सांस की तकलीफ होने की संभावना होती है। इसलिए बोला जाता है कि पाउडर का इस्तेमाल ना किया जाए। अब आते हैं हाइपोथर्मिया। फीवर के बारे में तो हम सब जानते हैं, बच्चे को बुखार आता है, लेकिन बच्चे में हाइपोथर्मिया यानी शरीर का तापमान जरूरत से कम होना, उसको कहते हैं हाइपोथर्मिया। बच्चे का सरफेस एरिया और वॉल्यूम में जो है काफ़ी डिफरेंस होता है और इसकी वजह से, और सिर, जैसे बच्चे का सिर है काफ़ी बड़ा होता है उसके बॉडी के कंपैरिजन में। अगर हम अपना शरीर देखें, हमारा शरीर और हमारे सिर का अनुपात में सिर काफ़ी छोटा है और बॉडी बड़ी है, लेकिन बच्चे का रेशियो देखेंगे तो बच्चे का सिर बड़ा होता है और शरीर उसके कंपैरिजन में रेशियो के हिसाब से छोटा लगता है। तो इसकी वजह से सिर से ठंड, गर्मी जो है, बच्चे का तापमान जो है निकलने के चांसेस होते हैं। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि बच्चे को टोपी पहनानी है, बच्चे का सिर कवर करके रखा जाता है। तो सर्दियां हैं, अगर गर्मी भी है तो हम उसे एक कपड़े का, हल्के से कपड़े का उसको सिर में बांध सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है तब तो नहीं पहनाएंगे, लेकिन अगर बरसात का मौसम या और ठंड का मौसम है तो उसे टोपी और जुराब तो जरूर पहनाया जाता है, ताकि बच्चे के शरीर का टेम्परेचर बाहर ना निकले और बच्चे को हाइपोथर्मिया से बचाया जा सके। कमरा गर्म करना होता है बच्चे का, इसमें भी फीडिंग का बहुत ध्यान रखना है। बच्चे को फीड करेंगे तो जो मिल्क होता है, जो मदर्स ब्रेस्ट मिल्क होता है, उसमें उसका टेम्परेचर बच्चे को वार्म अप करने के लिए काफ़ी होता है। और कंगारू मदर केयर, जो मैंने पहले बताया था, कंगारू की तरह बच्चे को माँ के साथ चिपका के रखना होता है और उससे बच्चे के शरीर में गर्माहट आती है। और थोड़ा सा हम कपड़े को गर्म करके, वार्म करके बच्चे के शरीर में भी लगा सकते हैं। और कभी भी डायरेक्ट हीट बच्चे से अप्लाई ना करें, कोई भी हीटर, ब्लोअर, कोई भी चीज़ के बिल्कुल डायरेक्ट में बच्चे को नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। कमरा गर्म करें लेकिन बच्चे को डायरेक्टली गर्म नहीं करें। एक्ने या छोटे छोटे दाने होना, ये एक आम चीज़ है, ये भी काफ़ी बच्चों को, लगभग सभी बच्चों को कभी न कभी हो ही जाता है। ये हार्मोनल इशू है, हार्मोन की वजह से होता है, जो 2 से 3 महीने में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। और कई बार क्या होता है, कोई नया कपड़ा पहनाते हैं या कपड़े की वजह से उसको एलर्जी हो जाती है, उसकी वजह से भी कभी कभी दाने हो जाते हैं। पहले बोला जाता था कि बच्चे को बड़े बच्चे के कपड़े पहनाने हैं, मतलब नया कपड़ा नहीं पहनाना है, तो जो बड़ा बच्चा, छोटा हुआ, बड़े बच्चे या किसी के कपड़े लाके ही बच्चे को पहनाए जाते थे। तो उसका फ़ायदा ये होता था कि वो कपड़ा बार बार धुल के इतना सॉफ्ट हो जाता था कि वो कपड़ा बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाता और सॉफ्टनेस की वजह से एक्ने के चांसेस कम होते थे। तो अभी तो नया कपड़ा होता है, वैसे तो आजकल कपड़े सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो भी कपड़ा है इस बात का ध्यान रखना है कि वो अच्छी तरह से धुल के उसके बाद ही बच्चे को पहनाया जाए। सर्दियों में जो स्वेटर पहनाते हैं, कई बार वो स्वेटर बच्चे के मुंह में लग जाती है, उससे भी दाने हो जाते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं उनको हम अच्छे से धोएं, सुखाएं और उसके बाद बच्चे को पहनाएं। और छोटा मोटा जो है एक्ने की प्रॉब्लम में घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इसके वजह से बच्चे को बुखार आ रहा है या फिर पस निकल रहा है उसमें से किसी भी तरह का, तो फिर उसका इलाज कराना पड़ेगा। सेफ स्लीपिंग के बारे में मैं बताना जरूरी समझती हूँ, क्योंकि बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा समय सोने में बीतता है। तो क्योंकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सोता है, तो हम उसको सेफ स्लीपिंग कैसे दें, इस बात का ध्यान रखना है। बच्चा जब सो रहा है तो उसको सांस में कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
जब दूध पिला रहे हैं, दूध पिला के सुलाते हैं तुरंत, अगर दूध पिलाने के तुरंत बाद सुलाया है तो उसको थोड़ा सा करवट में सुलाएं, क्योंकि बच्चा दूध पी के कभी उल्टी करता है, थोड़ा सा वो दूध बाहर निकाल देता है। तो अगर बच्चा सीधा पीठ के बल लेटा है तो वो दूध वापस उसके मुंह के अंदर जाएगा, और अगर अंदर वो निगलने की उसको कोशिश करेगा तो वो पेट की जगह सांस की नली में चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को एस्पिरेशन होता है। एस्पिरेशन आपने काफ़ी सुना होगा। तो अगर हम साइड में सुलाते हैं तो इस चीज़ से बच सकते हैं, वो दूध जो है बाहर निकल जाएगा और बच्चे के अंदर वापस नहीं जाएगा। दूसरी बात यह है कि बच्चे को कभी भी उल्टा नहीं सुलाना। उल्टा सुलाने के लिए बताया जाता है, हॉस्पिटल्स में कभी कभी बच्चों को उल्टा सुलाया जाता है, लेकिन वहाँ पे बहुत सेफ्टी के साथ में उसको सुलाया जाता है और ये देखा जाता है कि बच्चे के रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए घर पे इस चीज़ को ट्राई ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चे की नाक बंद होने के चांसेस होते हैं इसमें, और क्योंकि बच्चा बता नहीं पाएगा और बच्चा हिल भी नहीं पाता है अपने आप से ज़्यादा, तो इसलिए बच्चे को नुकसान हो जाता है। साल में कई बच्चे जो है सोते सोते उनकी डेथ हो जाती है, और ये चीज़ बहुत दुख के साथ में मैं बता रही हूँ। इसलिए बच्चे के सोते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। डेंजर साइन रिकॉग्निशन हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या डेंजर साइंस हैं, क्या क्या खतरे की घंटी है जो हमें पता होना चाहिए। अगर बच्चा ठीक से दूध नहीं पी रहा है, बच्चे को किसी तरह का दौरा पड़ रहा है, फिट्स हो रहा है, बच्चे की रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो गई है, मतलब बच्चा जोर जोर से सांस ले रहा है, सांस अगर हम गिनते हैं तो 30 से 60 के बीच में उसकी गिनती आनी चाहिए। अगर ये 60 से ज़्यादा है, जोर जोर से सांस ले रहा है, उसका आप सांस लेते समय आप उसके फेफड़े देख पा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि बहुत जोर से उसका पेट के अंदर को सांस जा रही है, तो वो खतरनाक होता है। तो ऐसे में बच्चे को किसी न किसी तरह की परेशानी है। और अगर बच्चा हिल नहीं रहा है या बच्चे को बुखार है, क्योंकि मैंने बोला न्यूबॉर्न बेबी को बिना वजह से बुखार नहीं होता, या तो डिहाइड्रेशन होगा या किसी तरह का बच्चे को इन्फेक्शन होगा। जॉन्डिस पहले 24 घंटे के अंदर अगर बच्चे को पी लिया है तो वो खतरे की घंटी है। बच्चे के हथेलियों में, पैरों में, आंखों में अगर पीलापन आया है, वो चाहे किसी भी उम्र में है, अगर वो 10 दिन के बाद भी है, किसी भी उम्र में है, तो वो खतरनाक है, वो नहीं होना चाहिए। वो पीलिया के लक्षण है, और पीलिया के कई सारे कारण हो सकते हैं। कहीं से भी अगर पस आ रहा है, अगर बदबू आ रही है अम्बिलिकल कॉर्ड से किसी भी तरह की, तो हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। बच्चा कंटिन्यूसली रो रहा है, उसको चुप कराना समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, क्या कारण है उसके रोने का, तो इसका मतलब बच्चे को कोई अंदरूनी प्रॉब्लम हो रही होगी। और अगर बच्चा दूध पीने से इनकार करता है तो भी ये डेंजर साइन में आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने अंदर की बात सुने। अगर माता पिता को, खासकर माता को, अगर ये लगता है कि उसके बच्चे को कोई तकलीफ है, तो इसका मतलब कि उसके बच्चे को तकलीफ है। तो आप सबसे अच्छा अपने बच्चे को समझ सकती हैं। तो आपने अगर देखा कि बच्चा पहले ऐसा नहीं था और ये एक नई प्रोग्रेस हुई है, नई कोई चीज़ हुई है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि बच्चा अनकंफर्टेबल है या आप अनकंफर्टेबल हो, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। और इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होने से आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे को क्या तकलीफ है और आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं और कब उसे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वीनिंग के बारे में या कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स के बारे में, जो हम 6 महीने के बाद बच्चे को ऊपरी आहार जो शुरू करते हैं उसमें क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, क्या क्या आहार हम बच्चे को दे सकते हैं और किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।